जय हिंद। हम लोग एनसीईआरटी में एनसीईआरटी हम लोग एनसीईआरटी में क्लास 8 की कवर कर रहे हैं। क्लास 8 की, ठीक है। क्लास 8 की हम लोग ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं। क्या है? ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी हम लोग ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने सारे वीडियो अपलोड कर दिए। आज अध्याय 5 देखेंगे। कौन सा? अध्याय 5 देखेंगे। देखिए, हम संसाधन के विषय में एक वीडियो डाल दिए, अपलोड कर दिए। वहाँ पे आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ देखेंगे कि मानव एक खुद संसाधन कैसे बन गया, ठीक है। हम लोग एक मानव संसाधन के बारे में देखना है कि मानव एक तरह से संसाधन कैसे बन गया, ठीक है। इस विषय पे चर्चा करेंगे कि मानव खुद क्या है? संसाधन है, ठीक है। तो हम एक एक कहानी के अनुसार चलेंगे कि मानव संसाधन कैसे है। देखिए, यहाँ कह रहा है कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। लोग जो है एक राष्ट्र के लिए, एक देश के लिए सबसे बड़े संसाधन है, क्योंकि लोग अगर नहीं रहेंगे तो संसाधन का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, ठीक। इसको आगे हम लोग समझेंगे कि लोग कैसे एक संसाधन में भाग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, कह रहा है, इसको इस टॉपिक आप लिखते चलेंगे, ठीक है, कि लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े क्या है? संसाधन होते हैं। जैसे यहाँ समझिए कि प्राकृतिक ने हमें जो भी चीज़ दिया है, ठीक है, प्राकृतिक ने हमें जो भी चीज़ दिया है वो मानव के द्वारा उपयोग में तब तक नहीं लाया जाएगा तब तक लोग खुद उसके विषय में योग्यता या उसके विषय में जानकारी नहीं हो जाता है, चाहे उसको ज़रूरत नहीं पड़ जाता है, तब तक लोग वो संसाधन नहीं है, ठीक है। यही बात कर रहे हैं कि प्राकृतिक की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होती है, ठीक है। जब लोगों के लिए जब उपयोग होता है तभी वो संसाधन के रूप में हम लोग देखते हैं या उसको महत्व देते हैं या समय को देते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें कि जब तक हम बीमार नहीं पड़ जाते हैं तब तक हमारे दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जैसे बीमार पड़ेंगे तो दवा की ज़रूरत पड़ेगी, तो दवा भी हमारे लिए एक संसाधन हो जाता है, ठीक है। जब तक हम शराब नहीं पिएंगे तब तक शराब मेरे लिए उपयोगी नहीं है। जब पीने लगेंगे तो उसका भी एक संसाधन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि वो क्या करता है? एक मानव को पूर्ति करने लगता है, ठीक है। बेशक वो ख़राब चीज़ है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ बता रहा है, ठीक। कह रहा है कि लोग अपनी आवश्यकताओं और योग्यता, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लोग कह रहा है कि आवश्यकता जब हो या योग्यता हो से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। जब उसको परिवर्तन करना हो तो जब तक उसका आवश्यकता नहीं हो, जैसे हमें जल की जब तक आवश्यकता नहीं है तब तक हम जल नहीं खोजेंगे, ठीक है। जब तक हमें प्लेट की ज़रूरत ना हो तब तक हम प्लेट नहीं, जो भी चीज़ की अगर हमें ज़रूरत पड़े जब उसका निर्माण हो जाता है तो एक तरह से क्या हो जाता है? वो संसाधन हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? ये टॉपिक को आप लिखते चलेंगे, ठीक है। इसी कह रहा है कि इसी प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। क्यों कहा गया मानव के अंतिम संसाधन? क्योंकि मानव के ही द्वारा और मानव के आवश्यकताओं को पूरा करने वाले ही सारा एक चीज़ क्या है? संसाधन है। इसीलिए मानव अंतिम ही संसाधन है। अगर मानव नहीं रहेगा तो संसाधन कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, नहीं जल का, नहीं हवा का, ना नहीं किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का भी नहीं महत्व रह जाएगा। इसीलिए यहाँ बता रहा है, इस टॉपिक आप लिख लीजिएगा कि मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। जैसे यहाँ पे देखिए, स्वास्थ्य, अगर हम सही से नहीं रहेंगे तो स्वास्थ्य अगर सही नहीं रहेगा तो हम कोई भी चीज़ को आवश्यकता में नहीं ला सकते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति की अगर लत लग गया शराब को तो एक बुरी आदत है, तो बुरी आदत उसको पकड़ा, ठीक है। तो एक तरह से उसको शरीर अगर नुकसान हो रहा है तो वो अलग की बात है, लेकिन उसका पूर्ति जब हो रहा है तो वो भी एक संसाधन है, ठीक है। जैसे शिक्षित, अगर स्वस्थ रहेंगे, हम अगर शिक्षित रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कुछ नए संसाधन की धुन में रहेंगे, कुछ नया खोजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर इस तरह का प्रयास नहीं होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? हम सब लोग एक तरह से विलुप्त हो जाएंगे, ठीक। यहाँ करें अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप क्या करते हैं? वो संसाधनों का विकास करते हैं। जैसे आप देखिएगा कि जो माने अच्छे खासे स्वस्थ है, शिक्षित है,
ठीक है, जो अभी प्रेरित है, तो उन लोगों के देखिएगा जो संसाधनों में हमेशा लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करने में लगे रहते हैं, ठीक है, कि कुछ नया खोजे, प्रेरित खोजे। जैसे नहीं होता कि अभी प्रेरित है यानी जानकार है, तो जानकार आदमी तभी बनेगा जब वो शिक्षित और स्वस्थ होगा। जब शिक्षित और स्वस्थ होगा तो अभी प्रेरित भी हो जाएगा, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे आपको समझाया गया है, ठीक। और यहाँ कह रहा है कि अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन विश्व में समान रूप से क्या है, वितरित है, वितरित नहीं है। यानी हर जगह का, हर तरह का लोग अलग अलग संसाधन के रूप में यूज करते हैं। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में भी एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, भिन्न है, ठीक है। हम एक दूसरे से क्या है, भिन्न है, लिंग पे भी, आयु में भिन्न है। हमारा आयु कुछ है, कुछ को आयु अलग है, तो ये चीज़ पे क्या है, हम लोग एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। तो एक बूढ़ा और एक बच्चा कर लीजिएगा तो आयु एक सेम नहीं होगा। जब सेम नहीं होगा तो उसका आवश्यकता अलग हो जाएगा और इसका आवश्यकता अलग हो गया। तो यही एक समझा रहा है कि हम सब क्या है, एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं, लिंग में भी भिन्न हो जाते हैं, आयु में भी भिन्न हो जाते हैं, शैक्षिक स्तर पर भी भिन्न हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमें बता रहा है, ठीक। ये टॉपिक कहानी दिया है कि मेरे विद्यालय में अगर 500 बच्चे हैं तो मेरे गांव में कितना 1000 लोग हैं, ठीक। एक बता रहा है, संसाधन के रूप में दर्शाया है कि अपने विचार से विश्व में कितने लोग होगा। ये जनसंख्या पे क्या कर रहा है, नियंत्रण, माने जनसंख्या पे एक बात कर रही है। तो कह रहा है कि मेरे कक्षा में 30 बच्चे हैं, यानी स्कूल में नहीं कर रहा है, बस उसके स्कूल में कितना बच्चा है, 500, और उसके कक्षा में कितना है, 30 बच्चा है, ठीक है। और यही बात कर रहा है कि 1 अरब में कितने शून्य होते हैं, इस संख्या को आप कैसे लिखेंगे, ठीक। तो विश्व में लगभग 6.6 अरब लोग हैं, कितने हैं, 6.6। इसको आप लिख लेंगे कि विश्व में कितना है लोग, लगभग 6.6 अरब लोग हैं, ठीक है। यहाँ आपको कह रहा है कि यहाँ टॉपिक देखिए, क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक आया था 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PKVY को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से, ठीक है, कितने, 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य संभावना या मौजूदा रोजगार अर्जक को गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य और कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना है, ठीक है। ये योजना चलाई गई थी, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं। कह रहा है कि जनसंख्या का वितरण, ठीक है, यह जनसंख्या का वितरण दे रहा है, ठीक है। इसे गौर से समझेंगे आप। कह रहा है कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं, मैंने मैंने एक धरती की बात कर रहा है कि स्थल पे जिस प्रकार से लोग फैले हैं, ठीक है, इसको आप लिख लेंगे कि जिस प्रकार से लोग फैले हैं, ठीक है, उसे जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। यहाँ से और यहाँ तक ले आप लिख लेंगे, ठीक है। कह रहे कि भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैले हैं उसी जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप कहते हैं, जिससे फैल गया है। विश्व की जनसंख्या का 90% से अधिक भाग भूपृष्ठ के लगभग 30% भाग पर निवास करता है। आप इस टॉपिक को भी लिख लेंगे, ठीक है, इस टॉपिक को भी आप लिख लेंगे, ठीक है, कि 90% से जो अधिक जो भूपृष्ठीय है उस पर लगभग 30% पर क्या है, भाग पे निवास करता है लोग, बाकी पे नहीं करता है। अब बाकी पर देखेंगे कि है क्या भाई, ठीक है। जनसंख्या का वितरण का अत्यंत क्या है, विश्व में जनसंख्या का वितरण का अत्यंत असमान है। विश्व में जो जनसंख्या है अत्यंत क्या है, वितरण में है, यानी छिटाए उटाए हुए हैं। कुछ क्षेत्र बहुत से घने बसे हुए और कुछ विरल बसे हुए हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक के लिख लेंगे कि कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ में विरल बसे हुए हैं, ठीक है। यही कह रहा है कि दक्षिण और दक्षिण पूर्वी, ठीक है, एशिया में, दक्षिण पूर्वी और एशिया में, यूरोप और उत्तरी पूर्वी उत्तर में अमेरिका घने बसे क्षेत्र है। अमेरिका क्या है, घने बसे क्षेत्र है। तो ये कह रहा है कि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों या उष्णकटिबंधीय
मरुस्थलों एवं उच्च पर्वतों और विषुववृत्तीय वनों के क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। ठीक है, आप इसे भी लिख लेंगे टॉपिक में। ठीक है, ये आपके काम की चीज़ है। ठीक है, इसे आप लिख लेंगे। कह रहा है कि जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, यहाँ समझिए, ये पृथ्वी है। ठीक है, हम विषुवत रेखा खींचते हैं, विषुवत रेखा खींच दिए। ठीक, और विषुवत रेखा ये बता रहा है कि उत्तरी दिशा में, यानी विषुवत के उत्तर में, माने पृथ्वी के उत्तर में, ठीक है, यहाँ पे घने आबादी में बसे हुए लोग हैं। ये दक्षिण में कम लोग बसे हुए हैं, माने थोड़ा मोड़ा बहुत है। लेकिन ये कह रहा है कि जो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका या भारत, जापान, चीन, रूस, इस सब एरिया में क्या है, लोग बसे हुए घने आबादी में हैं। ठीक है, यूरोप में भी घने आबादी में बसे हुए लोग हैं। लेकिन इनका कहना है कि जो व्यक्ति अगर इस क्षेत्र में रह रहा है तो उसके कहने का मतलब है कि उष्ण कटिबंधीय, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा तापमान हो, और अच्छा उच्च अक्षांशीय क्षेत्र हो, जहाँ मरुस्थल हो, पर्वतों और विषुवतीय वनों के क्षेत्र हो। यहाँ पे देखिएगा तो बहुत कम लोग मिलेंगे, एका दुका हो गया तो हो गया, एक मानिए तो पूरा शहर मिलाकर एक गांव के लोग मिल जाएंगे, वहाँ इतना आबादी कम है। ठीक है, ये लोग कहाँ रहते हैं, इस तरह से छिटाए हुए हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा अगर बात करें, ठीक है, तो विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग रहते हैं। आप इस टॉपिक के लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अभी समझाया ना कि विश्व उत्तरी उत्तर में लोग आबादी ज़्यादा है और नीचे में न के बराबर है। आप न के बराबर मानिए, अगर इसे 90% मानेंगे तो इसे 10% मानेंगे, इतना के फ़र्क है वहाँ। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जनसंख्या लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपीय एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। एशिया और अफ्रीका में, मैंने एशिया और अफ्रीका में लोग ज़्यादा जनसंख्या में रहते हैं। ठीक है, विश्व के 90% सॉरी 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। कितने देशों में, 10 देशों में रहते हैं। इस टॉपिक को भी आप लिख लेंगे कि विश्व में मैंने 3/4 मैंने कुल जनसंख्या के, आप यहाँ से लिखेंगे विश्व के, ठीक है, विश्व के कुल जनसंख्या के लगभग 3/4 लोग दो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में रहते हैं। ठीक है, फिर एक और टॉपिक यहाँ दीजिएगा कि विश्व के 60% लोग केवल 10 देशों में रहते हैं। ठीक है, इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। कितने, 10 करोड़ के अधिक लोग। यहाँ पे एक टॉपिक दिया है, ठीक है, यहाँ आप समझ गए। देखिए, ये बता रहा है कि एशिया में लोग रहते हैं। ठीक है, यहाँ गौर से समझिए। ठीक है, ये पीला वाला है, एशिया में लोग रहते हैं। तो देखिए एशिया का कितना जनसंख्या है। यूरोप में कितना लोग रहते हैं, ये यूरोप में देखिए कितना कम है। ठीक है, अफ्रीका में लोग रहते हैं, अफ्रीका में देखिए कितना है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में रहते हैं, तो उत्तरी अमेरिका में देख लीजिए कितना कम है। ठीक है, ओशियन यानी ठंड इलाका, ओशियन में, ये न्यूजीलैंड में ये लोग रहते हैं, तो देखिए जनसंख्या कितनी है। ठीक है, मध्य व दक्षिण अमेरिका में रहते हैं, तो देखिए कितना लोग हैं। ठीक है, इस तरह के एक आबादी आपको दिखाया गया है समझाने के तौर पे। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रहा है, ठीक है, कि एक जो बॉक्स बताया गया है ये जनसंख्या नियंत्रण आती है, क्या है, जनसंख्या के आधारित पर बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ तक जो बताया गया है, ये देखिए किस देश में जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, देखिए ये जनसंख्या मिलियन में बता रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 20, 200, सॉरी 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, किसका कितना जनसंख्या है। तो देखिए पूरा विश्व में जनसंख्या ज़्यादा है चीन का, लेकिन अब क्या हुआ है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई, यानी सबसे आगे है भारत विश्व में। ठीक है, बाकी सब देशों में देखिए कितना कम है, वो 200 भी पार नहीं किया है। बहुत सारे देश 200 भी पूर्ण रूप से पार नहीं किए हैं। ठीक है, ये हाल है। ठीक, यहाँ का जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व, कि जनसंख्या का घनत्व क्या है। यहाँ कह रहा है क्या आप जानते हैं, इस टॉपिक में देखिए कह रहा है कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व जो है, ठीक है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछने की संभावना है। ठीक है,
कि भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व क्या है, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जनसंख्या घनत्व होता क्या है। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी जो है ठीक है, पृष्ठ के एक क्षेत्र माने एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। ठीक है, इस टॉपिक आप लिख लेंगे नोट्स में। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कह रहा है कि सामान्य रूप से यह प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है। समान रूप से एक नहीं होता है कि हाँ इतना किलोमीटर में कितना आदमी है, प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी आते हैं। ठीक है, ये घनत्व के हिसाब से दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्ति की जनसंख्या बताया जाता है। संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या घनत्व 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप इस टॉपिक के लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से कि संपूर्ण विश्व का औसत जनसंख्या 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये टॉपिक आपका हो गया। फिर कह रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दक्षिण मध्य एशिया में है। इस टॉपिक को भी आप लिख लेंगे कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है दक्षिण मध्य एशिया में है। ठीक है, इसके पश्चात क्रमशः पूर्वी एशिया में है, इसके भी आप लिख लेंगे। ठीक है, इसे भी लिख लेंगे क्रमशः में नीचा देकर पॉइंट देकर कि पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में भी है घनत्व ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे एक विद्यार्थी के लेकर समझाया गया है, जो आप इसे ध्यान से एक बार देख लेंगे। ठीक है, जो अभी हम बताए हैं सेम वही है। ठीक, यहाँ बता रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मैंने जनसंख्या को प्रभावित कौन कौन से कारण हैं वो कर सकता है। मैंने जनसंख्या के कौन कौन से वो कारक है जो प्रभावित कर सकता है जनसंख्या के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ दिया है भौगोलिक कारक। तो भौगोलिक कारक भी देख लेते हैं कि भौगोलिक कारक क्या है, क्योंकि जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक भौगोलिक कारक भी नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, धार्मिक कारक भी हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे रीजन भी आ जाते हैं जनसंख्या पे प्रभावित करने के लिए। तो इस चीज़ को हम एक एक करके देखेंगे। पहले कह रहा है कि स्थलाकृति ये कह रहा है, इस हर टॉपिक को आप लिखते चलेंगे, स्थलाकृति के बारे में लिखेंगे। पहले टॉपिक दे देंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, उसके बाद भौगोलिक कारक लिखेंगे क्योंकि सब भौगोलिक से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद स्थलाकृति पॉइंट देंगे आप और लिखेंगे। ये कह रहा है कि लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में, ठीक है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए कि माने पठारों में पर्वतों में ये सबसे अच्छा लोग पसंद करते हैं कि मैदानी भागों में हम रहे पसंद करते हैं। इसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे लोग खेती कर सकते हैं, विनिर्माण कर सकते हैं, सेवा क्रिया भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ मैदानी भागों में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन पर्वतों में ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है जीवन यापन करना। ठीक है, तो इसीलिए लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, तो मैदानों में। गंगा के अगर विश्व में देखेंगे तो गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं। इस पॉइंट का आप लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको तो लिखना ही लिखना है यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक आपको लिखना है स्थलाकृति के बारे में, उसके बाद अलग पॉइंट देकर लिखना है। ठीक है, कि गंगा के मैदान विश्व के सबसे अधिक घने बसे क्षेत्र हैं, जबकि एंडीज जो है इसको अलग पॉइंट देंगे, एंडीज वाला। ठीक है, एंडीज जो है, एंडीज आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। क्या है, एंडीज जो है आल्प्स है जो पहाड़ी इलाका है, हिमालय है, ये जैसे पर्वत पे विरल बसे हुए हैं, यानी यहाँ जनसंख्या मिलेगा ही नहीं, या लोग ढूंढने पर मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका। अब देखना है जलवायु। कह रहा है कि जलवायु क्या है, तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडी जैसे सहारा मरुस्थल, रूस के ध्रुवीय प्रदेश, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। यानी लोग जलवायु में अगर लिखेंगे तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु से जो है अत्यधिक गर्म से बचने के लिए लोग नहीं जाते हैं। अत्यधिक ठंडा पड़ता है वहाँ नहीं लोग रहना पसंद करेंगे। सहारा मरुस्थल में नहीं रहना पसंद करेंगे। सहारा पे एक वीडियो हमने बनाए हैं, वहाँ पे आप देख लीजिएगा।
रूस के ध्रुवीय प्रदेश में रहना पसंद नहीं करते लोग, कनाडा और अंटार्कटिका में रहने से बचते हैं। इस ऐसे ऐसे जगह से लोग माने जहाँ इस तरह के गर्मी है, ठंडी है, ऐसे ऐसे प्रदेश से लोग बचते हैं रहने से। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है हमें मृदा के बारे में। मृदा क्या है, इस सबको पॉइंट देकर लिखेंगे आप। ठीक है, उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। ठीक है, इस पॉइंट का आप लिखेंगे कि उपजाऊ मृदा जो है कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में क्या है, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है ये कृषि के लिए सबसे बेस्ट जगह है। ठीक है, यहाँ पे बहुत घने आबादी में लोग रहते हैं कृषि के तौर पे। हालांकि चीज़ को देखा जाए तो एक जनसंख्या बढ़ने से वहाँ कृषि का विकास धीमी हो गई है, कुछ क्षेत्र पे लोग बस गए हैं। ठीक है, चीन में हंगा, हिंग, चांग, जियांग, ऐसे जो चीन में जैसे ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, इस तरह से वो इलाका है जहाँ लोग बसे हुए हैं। तथा मिस्र में नील नदी के पास लोग बसे हुए हैं, क्योंकि सब उपजाऊ मैदान है, घने बसे हुए क्षेत्र है, या जितने लोग हैं उतना कृषि भी होता है। ठीक है, अब इसको जल के बारे में देखना है। कह रहा है कि जल जो है लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी लिखेंगे आप कि लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल हो, माने लवण वाला जल नहीं हो, अलवणीय जल हो, आसानी से उपलब्ध होता हो। क्या हो, ये जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। विश्व की नदी घाटियाँ बसे घने क्षेत्र जो है, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। मरुस्थल में भाई पानी मिलेगा ही नहीं, वहाँ कृषि होगा ही नहीं। ठीक है, तो लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, अलवणीय जल जहाँ है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, ऐसे ऐसे क्षेत्र में लोग रहेंगे, नील नदी है, ऐसे ऐसे क्षेत्र में रहेंगे तो लोग क्या सब चीज़ पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ कह रहा है कि खनिज के बारे में। ठीक है, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र हैं, अधिक बसे हुए क्षेत्र है। अब खनिज से क्या तात्पर्य है भाई कि यहाँ लोग रहेंगे। अब सुनिए, यहाँ रहने से लोगों, इस पॉइंट को आप लिख लेंगे भी, यहाँ रहने से लोगों को रोजगार मिलेगा और रोजगार से वहाँ निवास करने लगेंगे लोग। ठीक है, तो इसका एक दूरी हो जाएगा, जिस तरह से कृषि के लिए लोग रह गए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की हीरे की जो खाने हैं, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जो हीरे के खान हैं, ठीक है, वहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है। मध्य पूर्व में तेल की जो खोज ने इन क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए प्रेरित किया है। अब जहाँ कारखाना है वहाँ बस्ती बसा देंगे तो लेबर वगैरह खोजना नहीं पड़ेगा, रोजगार भी मिल जाएगा आसानी से आपको, और एक काम आपको जीवन यापन करने में सहयोग करेगा। ठीक है, इसलिए इस तरह करते हैं। अब देखना है हमें, इस पॉइंट को भी आप लेते चलेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक। सामाजिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है। ठीक है, ये सब तमाम किस तरह होता है, जिस तरह भौगोलिक हुआ था उस तरह भी है। ठीक है, इसको भी पॉइंट से लिखेंगे, पहले इसको लिख देंगे, उसे पॉइंट देंगे, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक कारक। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है कि आर्थिक कारक में औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ पे कंपनियाँ उम्पनियाँ हैं, जहाँ रोजगार बहुत मात्रा में है। ठीक है, रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका जो है, उसका एक शहर है, और भारत में मुंबई। ठीक है, दोनों ये क्या है, घने बसे हुए क्षेत्र है। इसका रीज़न क्या है कि यहाँ उद्योग बहुत अधिक मात्रा में है, या रोजगार आसानी से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आसानी से मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा आपको वहाँ, तो लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आर्थिक कारक। अब सांस्कृतिक कारक क्या है कि धर्म और सांस्कृतिक महत्व वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। धर्म वाले क्षेत्र में जाएंगे, ठीक है, संस्कृति वाले क्षेत्र में जाएंगे आप, तो वहाँ पे धार्मिक जगहों पे अगर जाते हैं तो वहाँ बहुत आकर्षित करते हैं। इसका रीज़न क्या है, देखिए, वाराणसी हो गया, यरूशलेम हो गया और वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। इसका रीज़न क्या है कि जब धार्मिक चीज़ों से आप जुड़ जाते हैं, धार्मिक जगहों पे आप जाके रहने लगते हैं, तो किसी भी प्रकार का अगर दुकान खोलते हैं तो आपको चलेगा, एक रोजगार मिल जाता है धार्मिक वजह से। ठीक है, सांस्कृतिक कारक के पास अगर किसी भी प्रकार के अगर दुकान खोलते हैं तो चल जाता है, आसानी से वहाँ लोगों के रहना क्या होता है, बहुत आसानी हो जाता है, सब चीज़ मिल जाता है वहाँ। ठीक है, अब देखना सामाजिक कारक। सामाजिक कारक क्या है, कह रहे कि अच्छे आवास, सामाजिक कारक अच्छे आवास,
शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र अत्यधिक घने बसे हैं। इसका रीजन सुनिए। सामाजिक कारक, समाज कहाँ पे ज़्यादा विकसित हो सकता है, समाज कहाँ पे अच्छा रह सकता है, गांव कौन सा अच्छा रह सकता है, ठीक है। इसका रीजन सबसे पहले तो वहाँ शिक्षा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, शिक्षा अच्छा होना चाहिए। जब शिक्षा अच्छा होगा तो स्वास्थ्य अपने आप सुधार आने लगेगा। जब शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो आवास जहाँ पे आप रहते हो वो अपने आप ठीक हो जाएगा भाई। पैसा आएगा, शिक्षा है हमारे पास, एक तरह से बेसिक नॉलेज भी आ गया, ठीक है। एक मजबूत से क्या हो गया, एक पड़ाव मिल गया हमें, और हम उसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व कर जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम सुधार देते हैं, ठीक। तो ऐसे ऐसे जगह पे घने आबादी में लोग बसना पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ लोग जहाँ हर तरह की सुविधा मिल जाता है, क्यों लोग गांव से शहर की ओर चल जाता है। तो गांव में सुविधाओं की कमी है, शिक्षा कमी है, स्वास्थ्य कमी है, और शहरों में लोग के हर चीज़ उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए गांव से लोग शहर चले जाते हैं, ठीक है। गांव से शहर, वहाँ पे मेडिकल उपलब्ध हो जाएगा, शिक्षा उपलब्ध हो जाएगा, रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, आवास अच्छे से मिल जाएंगे, ये तमाम चीज़ें मिल जाता है। भले एक जनसंख्या घनत्व की वजह से दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ गया आप। यहाँ देखो उदाहरण के लिए पुणे, पुणे में बहुत लोग रहते हैं। पुणे में शिक्षा भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, आवास भी वहाँ के लोगों के बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब देखना कि जनसंख्या परिवर्तन क्या है, जनसंख्या परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ करा कि जनसंख्या परिवर्तन से तात्पर्य एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की जनसंख्या में क्या है, परिवर्तन से है। इस पॉइंट को आप लिख लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं रही है। क्या है, विश्व की जनसंख्या स्थिर नहीं, इस पॉइंट को अलग लिखेंगे। यह कई गुना बढ़ गई है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लिख लेंगे। अब चित्र पॉइंट कितने में दिखने के लिए कह रहा है आपको, चित्र पॉइंट 6.3 में दिखाया गया है। क्यों, ऐसा वास्तव में जन्म और मृत्यु की जनसंख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है। इस पॉइंट को लिखेंगे आप, ऐसा वास्तव में जनसंख्या और मृत्यु की जनसंख्या में परिवर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। उसके बाद मानव इतिहास की लंबी अवधि सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, ठीक है। इस पॉइंट को आप लिख लेंगे कि सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ी, ठीक है। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। उसके बाद बड़ी संख्या में बच्चे जन्म लेते थे, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु भी हो जाती थी, ठीक है। तो ये एक धीमी गति से जनसंख्या को बढ़ाया गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, ठीक है। उचित स्वास्थ्य सुविधा नहीं थी, इस पॉइंट को भी लिख लेंगे कि वहाँ उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि सभी लोगों के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था, ठीक है। जब पर्याप्त भोजन नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो वहाँ जनसंख्या मृत्यु में बढ़ोतरी हो जाएगी और जन्म में कमी हो जाएगी, ठीक है। किसान सभी लोग की भोजन की उपलब्ध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। यानी जनसंख्या जब बढ़ेगा तो किसान उस लेवल पर अगर काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो वो अपने लिए सोच लेगा तो फिर जनसंख्या में क्या होगा, कमी होने लगेगी, लोग भूखे मरने लगेंगे, लोग कम उम्र में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इस चीज़ पर फोकस किया गया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि बहुत कम थी, ठीक है। अब यहाँ लिखिए कि सन 1804 में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। कितने, लिखिएगा टॉपिक में कि सन 1804 में, ठीक है, जनसंख्या 1 अरब हो गई थी। उसके बाद आप लिखेंगे पॉइंट में कि 150 वर्षों बाद 1959 में विश्व की जनसंख्या 3 अरब पहुंच गई। ये अलग पॉइंट लिखिएगा आप, ठीक है। मैंने एक अंतराल में 150 वर्ष में कितना जनसंख्या पहुंचा, तो 3 अरब, ठीक। प्राय जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, इसे आप अलग नोट करके, प्राय जनसंख्या विस्फोट भी इसे कहते हैं। 1999 में 40 वर्ष की अवधि में, एक पॉइंट को आप लिखेंगे कि 1999 में 40 वर्ष की अवधि में जनसंख्या दुगुनी हो गई, ठीक है। 1959 में जो जनसंख्या थी उसका दुगुना हो गया 40 साल बाद, यानी 1999 में 6 अरब हो गई थी। कितना, 6 अरब। इसी वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति एवं औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना है, ठीक है।
अब जो भी पूर्ति होने लगा मृत्यु कम होगी, ठीक है, जनसंख्या अच्छा खासा दिखने को मिल जाएगा। तो इस समय में सब लोग परिवर्तन कर लिए थे, हर चीज़ दुगनी कर दी थी, ठीक है। जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक है, तब से क्या जनसंख्या बढ़ती चली गई, ठीक है, जनसंख्या बढ़ती चली गई। देखिए ये जनसंख्या आपको ये बता रहा है कि एक वर्ष कि 100 मिलियन, 170 मिलियन, 265 मिलियन, 425 मिलियन, इस तरह के एक जनसंख्या बढ़ाया गया है, ठीक है। यह करें जन्मों को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है, ठीक है, ये बात ये भी लिख लीजिएगा। जन्म दर अर्थात प्रति 1000 व्यक्ति पर जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाता है, ठीक है, इस टॉपिक को आप लिख लेंगे। मृत्यु दर को प्रति व्यक्ति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या में मापा जाता है, इस क्षेत्र को यहाँ तक आप लिख लेंगे, ठीक है। जैसे 1000 व्यक्ति है, ठीक है, 1000 व्यक्ति है, ठीक, तो 1000 व्यक्ति को मापेंगे कैसे कि जैसे 1000 व्यक्ति है तो जीवित जन्मों की संख्या में मापा जाएगा, ठीक है, तो वो उसका प्रतिशत निकल जाएगा कितना आदमी है। मृत्यु दर बता देगा कि 1000 व्यक्ति पर कितना मृत्यु हो रहा है, तो ये बता देगा मृत्यु दर कैसा है, ठीक है। अब कह रहा है कि किसी क्षेत्र में विशेष लोग के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो ये टॉपिक को आप लिख लेंगे कि किसी भी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को आप लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, इस टॉपिक को आप लिख लेंगे, ठीक है। कह रहा है कि जन्म और मृत्यु जो है जनसंख्या परिवर्तन के प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक को कारण बता दिया गया, ठीक है, क्योंकि उपजा नहीं ज़्यादा होगा तो जनसंख्या अगर ज़्यादा है, कम उपजा होगा तो क्या होगा, जन्म और मृत्यु में कमी आएगी। एक देश के जन्म और दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, इस टॉपिक को आप बढ़िया से लिखेंगे, ठीक है। विश्व में, ठीक है, विश्व में जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर का तीव्रता से बढ़ना है, यानी विश्व में जो जनसंख्या बढ़ाई गई है उसका सबसे बड़ा रीजन है प्राकृतिक में वृद्धि दर का, ठीक है। यानी अगर हमें 1 किलो चावल की ज़रूरत है, अब हम 20 किलो चावल का उत्पादन कर रहे हैं, 10 किलो गेहूँ चाहिए तो 1 कुंटल का उत्पादन कर रहे हैं, तो इस तरह का बढ़ोतरी किया गया, तो जनसंख्या को पता ही नहीं चला कि जनसंख्या कहाँ चली गई, ठीक है। अप्रवास है जब व्यक्ति नए देश में जाता है उसे क्या कहते हैं, अप्रवास। उत्प्रवास क्या कहते हैं, जब व्यक्ति एक देश को छोड़ देता है, उत्प्रवास कहते हैं, इस दोनों टॉपिक को आप लिख लेंगे, ठीक है। यह कह रहा है कि प्रवास एक अन्य कारण है जिसे जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है, ठीक है। प्रवास एक क्या है, एक अन्य कारण है, ये नॉर्मल सी है कि जाएगा तो आएगा, ठीक है, आ जाएगा तो वहाँ जनसंख्या बढ़ा देगी, ठीक। लोग एक देश में अथवा देशों के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं तो उसे उत्प्रवास है, ठीक है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, या एक देश में दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं, ठीक है, इस टॉपिक को लिखेंगे कि उत्प्रवासी वे लोग होते हैं जो देश को छोड़ देते हैं, अप्रवासी वो लोग होते हैं जो देश में आते हैं, ठीक है, ये बात को समझ गए। जैसे यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है, ठीक, यहाँ से जाएगा, ठीक है, तो उत्प्रवासी, इसी देश में कहीं से आएगा तो अप्रवासी हो जाएगा, ठीक है। जिस देश में, जैसे सूडान देश एक ऐसा उदाहरण है द्वारा संख्या बढ़ी है, मैंने सूडान एक देश है, वहाँ का अपना जनसंख्या है ही नहीं है, दूसरे देश से आए हुए लोग की जनसंख्या बढ़ा दिया है। अब वहाँ के एक सरकार को सर दर्द हो गया, जनसंख्या नहीं था, जनसंख्या बढ़ गई अब, ठीक है। जिसमें लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास को कारण जनसंख्या में कमी का अनुभव किया गया है। अगर किसी देश में, जैसे हमारे ही देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, भारत की बात करें तो अगर भारत से कुछ लोग, कुछ नहीं, अगर 100 करोड़ अगर लोग बाहर चले जाते हैं, रह जाते हैं, भारत छोड़ देते हैं, तो हमारे देश में 40 करोड़ लोग बच जाएंगे।
तो बताओ जनसंख्या में कमी आएगा कि नहीं? जब जनसंख्या में कमी आएगा तो अब भारत में दिक्कत हो जाएगी। अब डायरेक्ट इतना जनसंख्या भी कम नहीं होना चाहिए, बहुत सारे कामें रुक जाएगी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे परिवर्तन कर सकते हैं जनसंख्या में। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की सामान्य प्रवृत्ति यह है कि लोग अच्छे आर्थिक अवसरों की खोज में कम विकसित राष्ट्र से अधिक विकसित राष्ट्रों में चले जाते हैं। यानी जिस देश में कारखाना नहीं है, विकसित नहीं है, उस देश के लोग छोड़कर उस देश में चले जाते हैं जहाँ देश विकसित है, जहाँ पे हर चीज़ उपलब्ध है, जहाँ कारखाना है, रोजगार है, कृषि है, जल उपलब्ध हो जाता है, हर एक चीज़ मिल जाता है, वहाँ लोग चले जाते हैं। ठीक है, तो देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र की ओर चले जाते हैं। तो इसीलिए गांव में देखिएगा आज भी जनसंख्या कम मिलेगा। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। ठीक है, इस टॉपिक को भी आप लिखते चलेंगे। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। ठीक है, इस टॉपिक को लिख लेंगे कि जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में क्या है, अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्र से बढ़ रही है। ठीक है, ये भी लिख लेंगे आप। यद्यपि सभी देश में यह वृद्धि अनुभव नहीं किया जा रही है कि कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंची है। ठीक है, जैसे में लिखेंगे आप कि केन्या में जनसंख्या जो है वृद्धि ऊंची दर है, बहुत ऊंचा है। ठीक है, उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंच है, यानी जितना जन्म उतना मृत्यु। ठीक है, ऊंच है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम कम हो गई है। यानी केन्या में क्या है कि वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा सुधार किया गया तो मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी क्या है, अधिक है, जिसमें वृद्धि दर बढ़ रही है। ठीक है, इस टॉपिक के भी आप लिखेंगे। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम और निम्न जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। यहाँ पे जन्म और मृत्यु दोनों ठहरे हुए हैं। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। ठीक है, जनसंख्या वाला क्षेत्र में प्रगति वृद्धि वार्षिक दर वाला। ठीक है, जनसंख्या घटक क्या है इसके बारे में देखिए। किसी भी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। अगर जिस देश में जनसंख्या है, अगर उस देश विकसित है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं उदाहरण में आप ले सकते हैं बांग्लादेश, ठीक है, जापान, ये सब घने आबादी में लेकिन विकसित देश भी है। ठीक है, अति घने बसे देश है, लेकिन जापान बांग्लादेश से अधिक रूप से क्या है, अधिक विकसित देश है। ठीक, यह कह रहा है कि एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसाय और आय के स्तर पर एक दूसरे से क्या है, भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। अगर मान लीजिए कि भारत में है तो हर भारत के नागरिक जो है, ठीक है, हर एक काम करता है, तो इस हिसाब से जानना होगा, हमें पहचानना होगा, उसी लाइन में उसको भेजना होगा। ठीक है, यह कह रहा है कि जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं। ठीक है, जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं। ठीक है, इस टॉपिक के लिए वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं। ठीक है, वे किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं, उनकी आय का क्या स्तर है। ठीक है, ये सब, और स्वास्थ्य दशाएँ कैसी है, सब चीज़ को देखा जाएगा। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के एक रुचि विधि जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। जो जनसंख्या का देखने के लिए है, जो किसी का जनसंख्या पिरामिड है, जिस आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। ठीक है, ये बताया गया कि एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता क्या है। कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, माने अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया जाता है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष के लिए अलग कितना आयु के लोग हैं, यहाँ बताया टॉपिक में दोनों टॉपिक लिख लेंगे। ठीक है, कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां विभाजित है, माने कितना कितना है सब। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की जनसंख्या 15 वर्ष से नीचे यानी निचले भाग को बताता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दर्शाया गया, देखिए ये एक पिरामिड का है चित्र बताया गया है। जो 0 से 4 साल के उसका जनसंख्या ज़्यादा है। एक पहले बात है कि इधर वाला स्त्री है
और इधर वाला पुरुष है। ठीक है, तो ये बताया कि 0 से 4 वर्ष की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, 10 से 14 वर्ष की भी जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन 60 से 65 साल की स्त्री और पुरुष की जनसंख्या कम है। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। ठीक, ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए। यहाँ पे बता रहे हैं कि जन्म के स्तर को दर्शाती ऊपर का आकार वृद्ध लोगों की है, जो अभी देखे हैं कि वृद्ध लोगों की है। ठीक है, इसमें ऊपर वाला आकार में क्या है, वृद्ध लोगों की है। ठीक, मृतक की जनसंख्या को वही क्या करते हैं लोग, दर्शाते हैं कि मृतक कितना हो रहा है भाई। ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, 60 से के पार है ही नहीं है कोई। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की जनसंख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम जो उम्र के है उसका भी बताता है। वृद्धि आश्रित लोगों के 65 साल के जो है उसका भी जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्य करते आयु लोग जो काम उम करते हैं वो लोग को आर्थिक रूप से सक्रिय वर्ग में रखा गया है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे है, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है। तो ऐसे बताता है कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, तो कि क्या है, कम जनसंख्या बता रहा है। इसीलिए ऐसा इसीलिए है कि बहुत से ऊंचे बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिक की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाता है, जन्म के समय हो जाता है, और कुछ बड़े ही हो पाते हैं। इसीलिए वहाँ वृद्धि लोग बहुत कम है। इस स्थिति को कन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। पिरामिड में नहीं बताया था कि जनसंख्या वहाँ नियंत्रण माने मृत्यु ज़्यादा हो जाता, भोजन वोजन नहीं मिल पाता था उसको। कह रहा है कि जिन देशों में मृत्यु दर कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। ठीक है, यहाँ पे जगह युवा आयु वर्ग के चौड़ा है। ठीक है, चौड़ा है क्योंकि शिशु प्रौद्योगिक तक जीवित रहते हैं, यानी जो जनसंख्या बता रहा है यहीं तक जीवित है, बाकी को क्या किया गया है, हटा दिया गया है। ये भारत की बता रहा है, भारत की जनसंख्या के बारे में बता रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको कह रहा है कि इस प्रकार की जनसंख्या युवा साक्षरता अधिक है। इसका अर्थ है कि मजबूत और वर्धमान बढ़ती है श्रम शक्ति है। ठीक है, जापान जैसे देशों में आधार पर पिरामिड संकरा है। घटती मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुंच जाते हैं, यानी जापान में लोग ठीक ठाक स्वास्थ्य में हैं, क्योंकि वहाँ के आयु में जो वृद्धि है अच्छा खासा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, कुशल उत्साही अवसादी और सकारात्मक दृष्टि जैसा युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। ठीक है, हम भारतवासी भाग्यशाली है कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें वेग एवं उत्पादक बनाने के लिए क्या करें, कौशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। हमें सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा, तभी हम कुछ चीज़ों के समझ पाएंगे। ठीक है, हम इस सब के बारे में आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर दीजिए। इस सब के बारे में लिखवा दिए कि जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि लोगों के एक संसाधन क्यों समझा जाता है, ये भी बता दी। विश्व में जनसंख्या का असमान वितरण के कारण क्या है, विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्र से बढ़ रही है क्यों, ये सब के बारे में हम आपको बता दिए। आप खुद से प्रयास करके देखिए। ठीक है, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।